तो आज की जो हमारी ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एग्जाम से जुड़े काफ़ी सवाल बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, है ना, जैसे कि फूड मटेरियल हो गया, जैसे कि ब्लड हो गया, है ना, लिम्फ हो गया, है ना, और ये सारे जैसे हार्मोन वगैरह ये सब कुछ, तो ये इन चीज़ों का सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, है ना। अब सर्कुलेशन, अब जैसे मान लीजिए कि अब हमने फूड खाया, है ना, तो अब वो फूड जो है वो हमें एनर्जी देगा। तो वो एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट तक जो है वो पहुंचनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये जो सर्कुलेशन है इसे हम पुकारते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए वही डेफिनेशन से शुरू करते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, ध्यान दीजिए, और आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो ट्रांसपोर्टेशन की जो डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी, सो ट्रांसपोर्टेशन is the process of transporting substances like food, blood, hormones and waste materials. एंड वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो बातें ध्यान रखनी है वो आपको ये रखनी है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सब्सटेंस, जैसे कि फूड, ब्लड, हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, अब आपको बच्चों ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चारों चीज़ें हैं, फूड, ब्लड, हार्मोन और ये वेस्ट मटेरियल, है ना, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं इनका हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई इन पर्टिकुलर नहीं है, पर इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो है ब्लड। ठीक है, क्योंकि जो फूड होगा, फूड से जो एनर्जी बनेगी, है ना, जो हार्मोन्स होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होंगे, वो सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस पे निर्भर होगा? ब्लड पे। ठीक है, तो आपको ब्लड को जानना बहुत ज़रूरी है, फिर फर्दर जो है हम आगे इनकी और बात करेंगे, है ना। चलिए तो आगे है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। ठीक है, ये जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है क्या कंसिस्ट करता है? ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो मुख्यतः जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बेस्ड है ब्लड पे, ब्लड वेसल्स पे और हमारे हार्ट पे। थोड़ी सी बात यहाँ पे हार्ट की करेंगे बच्चों। जो हमारा हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, कोई बता सकता है किस तरह का मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट? बिल्कुल सही, ये कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल से बना हुआ हार्ट है मस्कुलर ऑर्गन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज अ कार्डियक मसल, है ना, कार्डियक मसल। हार्ट किस तरह का मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से। तो ये क्या हुआ? मस्कुलर ऑर्गन हुआ, है ना, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये भी याद रखना किस तरह के मसल से बना है? कार्डियक मसल से हार्ट। और जो हार्ट है, पॉज, जो हमारा हार्ट है इसका जो साइज़ है ये एक ह्यूमन फिस्ट के जितना है। मतलब ये हमारी, अगर हम इस मुट्ठी को बंद करेंगे इतना बड़ा, तो हमारा हार्ट जो है कुछ ये साइज़ का होता है, एक फिस्ट के साइज़ का। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के, कि ब्लड के क्या कंपोनेंट है ना, क्योंकि
ब्लड ही क्या है, ब्लड ही वो ट्रांसपोर्ट मीडियम है ना, जो हार्ट पंप करेगा. सो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कंपोनेंट्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ब्लड में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट है वो है आरबीसी. ठीक है, जिसे हम ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल, है ना, हम इसे रेड ब्लड सेल से भी पुकारते हैं. रेड ब्लड सेल. ठीक है, आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल. ठीक है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स. तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स. ठीक है. चौथा है लिम्फ. ठीक है. तो बच्चों ये हमारे पास में है ब्लड के कंपोनेंट्स. ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और लिम्फ. अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं कि इनका क्या ज़रूरी है ना, इनकी क्या विशेषताएं होती है. ठीक है, चलिए. तो जो आरबीसी है, तो ताकि आप जो है इसको नोट डाउन कर लेना, तो मैं कंपोनेंट्स को ज़रा यहाँ लिख देता हूँ और उसकी जो डेफिनेशन है हमें उसको यहाँ देख लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरफ जो है हम इसके कंपोनेंट लिख लेते हैं ब्लड के. ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट हैं, आरबीसी. ठीक है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स. दूसरा है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल. ठीक है. तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स. ठीक है, ये कंपोनेंट्स है. अब जो है हम इनको यहाँ पे एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले आरबीसी. आरबीसी, ठीक है, मैं पहले इनकी डेफिनेशंस लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम इनको समझते हैं. आरबीसी जो है, इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लड सेल. ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज रेड ब्लड सेल. रेड क्यों, रेड कलर क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स रेड कलर पिगमेंट. पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ पे हमने ग्रीन कलर पिगमेंट की बात की थी. तो कोई अगर बता सके कि ग्रीन में वो मतलब लीव्स की ग्रीन कलर क्यों होती है, वो कौन सा पिगमेंट है, कमेंट्स में ज़रूर बताना. रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको समझ लेना है, हीमोग्लोबिन. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स रेड सेल है ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में आपको ये एक और चीज़ समझ लेनी है कि ये इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो खेल है ना. अगर ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिलेगी तो सेल्स काम कैसे करेंगी, है ना, वो अपना फंक्शन कैसे करेंगी. तो वो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम है, माध्यम है, वो क्या है, हीमोग्लोबिन. किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स. और ये कलर गिविंग पिगमेंट भी है ना, इसीलिए आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है. ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको एक और इसमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ कि आरबीसी को हम अरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, आप लिख लेना अरिथ्रोसाइट्स, लिख देता हूँ यहाँ पे अरिथ्रोसाइट्स, है ना, अरिथ्रोसाइट्स भी इसको. डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है,
It is also known as white blood cell. white blood cell, ठीक है, white blood cell। और दूसरी चीज बच्चों इसके बारे में ये जरूरी है कि ये हमारे बॉडी के, माफ करना ये जो माइक है ये बार बार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो WBC है इसका एक इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमें एनेबल करती है हमें बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, वो थोड़ा सा माइक में डिस्कनेक्शन हो गया था, कोई बात नहीं। तो हमारा जो टॉपिक है WBC, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल होने के साथ साथ ये हमारी बॉडी को जो है इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन और इनके जो भी बीमारियां होती हैं इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल, ठीक है। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस, है ना, इन्फेक्शंस। बॉडी को जो है इन्फेक्शनों से लड़ने के लिए उसको हेल्प करता है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा WBC, ठीक है। और इसको जो है ल्यूकोसाइट भी बुलाते हैं, ल्यूकोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट और WBC को ल्यूकोसाइट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस। प्लेटलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है WBC में और प्लेटलेट में, क्योंकि इन दोनों का काम जो है वो दरअसल वो इम्पॉर्टेंट काम इनका इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही है। अब जैसे मान लीजिए कि ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई किसी को चोट वोट लग गया, कहीं पे कट लग गया, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड फ्लो होते होते उसको रोकना भी तो चाहिए। तो वो रोकने के लिए वो ब्लड क्लोटिंग, तो वो ब्लड क्लोटिंग के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट्स, ठीक है। सो प्लेटलेट्स दे help in blood clotting, they help in blood clotting. It stops blood from flowing, ध्यान रखना, ठीक है। दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, इट स्टॉप्स फ्रॉम ब्लड फ्लोइंग, है ना, इट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग। खून रुकने से जो है ये इसको रोकता है, प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड क्लोटिंग में इसको इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लड, इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लड कोगुलेशन। कई जगह पे आपको ये भी सुनाई देगा ब्लड कोगुलेशन, तो ये एक ही चीज़ है, ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोगुलेशन एक ही चीज़ है, ब्लड को बहने से रोकना, ठीक है, प्लेटलेट्स। चौथा है बच्चों लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ जो है ये हमारे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स को, ठीक है, हॉर्मोन्स को। तो यहाँ पे लिम्फ इज, और हाँ बच्चों इसका कोई कलर नहीं है, ब्लड का कलर रेड है और लिम्फ जो है ये कलरलेस है, कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड। It helps in transportation of hormones and हॉर्मोन्स के साथ वेस्ट मटेरियल्स, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स के साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल भी जो है वो लिम्फ के द्वारा ही जो है ब्लड से
ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फ। और ये बीच बीच में पॉज इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि जो माइक है वो हमारा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एनीवेज, कोई भी माइक नहीं रोक सकता आज आपको ये नोट डाउन करने से और इंडिया को न्यूजीलैंड से जीतने से। पर कोहली की सेंचुरी मिस हो गई, 93 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, अगले मैच में आ जाएगी। फिक्र नहीं करना है, एग्जाम की फिक्र करनी है, ठीक है, वो 100 सेंचुरी कर लेंगे, आप नोट करो। तो बच्चों, इस पार्ट में हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन इसलिए क्योंकि जो हमने देखा था कि जो ब्लड के कंपोनेंट थे, है ना, तो ब्लड के द्वारा ही सारी चीज़ें जो है वो बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट हो रही थी। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि हार्ट जो है ब्लड को कैसे पंप करता है और कैसे उसमें ऑक्सीजन आता है और कैसे जो है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कंसेप्ट है वो इसमें हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो वही सबसे पहले हम इस साइड डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अक्सर बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चलो, डायग्राम। तो सबसे पहले डायग्राम अगर हम ह्यूमन हार्ट का बनाएंगे, एक प्यारा सा डायग्राम। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो होता है 4 चैम्बर्ड, है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है बच्चों, डायग्राम्स में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये अब इसकी लेवलिंग हम कर देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। लेवलिंग इसकी, ये साइड हम कहेंगे इसको, ये मेरा राइट है ना, तो ये हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, आपका लेफ्ट हो सकता है। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो एक नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, जिसे हम जोड़ेंगे यहाँ पे आ, हमारे पल्मनरी से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अभी मैं इसको चलिए पहले इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। ये हो गया राइट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हमें उन पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अब हमें उन पे ध्यान देना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा यहाँ पे वो है सबसे पहली आर्टरीज, आर्टरीज, और दूसरी वेन्स। ठीक है, बस यही दोनों जो है अगर आप समझ गए
तो पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन और पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स। चलिए, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा लंग है वो एक पल्मोनरी ऑर्गन है ना। तो यहाँ पे हमारे लंग्स के पास में देखो, अब जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होंगी ये भी दो तरह से होंगी। पहली होगी पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरीज, और दूसरी होगी पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इस साइड पे देखेंगे। माफी चाहता हूं। चलिए, तो हमारे पास में एक हार्ट का काम चलाओ बहुत ही बढ़िया एग्जाम में आपको नंबर दिलाने वाला डायग्राम है, ठीक है। अगर आप इसको एज इट इज भी ना बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ हार्ट को बना के भी एक्सप्लेन करेंगे तो भी चलेगा, बस आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये है, ये हमारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज, ठीक है, ये हमारी कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे सबसे पहले जो, अब आपको दो चीज़ें मैं और यहाँ पे जो है लिख देता हूँ ताकि हमें आगे जो है दिक्कत ना आए। तो वो है एक वीना कावा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ वीना कावा, और एक एओर्टा, उसे यहाँ लिख देता हूँ एओर्टा, वीना कावा और एओर्टा। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वीना कावा और पहला एओर्टा और दूसरा वीना कावा, ठीक है। चलिए, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी बच्चों वो बहुत ही सिंपल है, आपको ये बस ध्यान रखना है, आपसे चुटकियों में हो जाएगा ये। तो अब हमने ये बात की थी कि जो हमारा हार्ट है ना, वो हार्ट करता है ब्लड को पंप। तो अब ब्लड को पंप करने के साथ साथ, तो अब ब्लड किसको चाहिए, ब्लड चाहिए सेल्स को, ठीक है। और सेल्स जो है अपना क्या करती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं जिससे उनको बॉडी को एनर्जी मिल सके एटीपी के फॉर्म में, है ना, हमने इसकी बात कर ली थी। तो अब जब वहाँ पे सेल में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा ऑब्वियसली, वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो उसी के लिए हमें यहाँ पे दो तरह के ब्लड जो है वो समझने होंगे। तो मैं जो है आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और मार्कर लेके आया हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हम ब्लू से दिखाएंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लैक से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके पास में होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ऑब्वियसली सेल्स टिश्यूज के पास में, है ना। तो जो हमारी सेल्स होंगी, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सेल्स हैं, सेल्स तो देखो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई है ना, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे टिश्यूज, और टिश्यूज बनाएंगे हमारे ऑर्गन्स। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगी, टिश्यूज, और टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन्स। तो बेसिकली जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के पास में हमारा, टिश्यूज के पास में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास कौन ले आएगा, ये कहां से एंटर होगा, ये एंटर होगा राइट एट्रियम से, है ना, राइट एट्रियम से जो है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तो जो हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज के पास में जो ब्लड है वो, टिश्यूज के पास से ब्लड हमारे हार्ट में, माफ कीजिए, एंटर होगा राइट आर्ट्रियम से, ठीक है।
टिश्यूज़ के पास में जो हमारा ब्लड है वो एंटर होगा राइट एट्रियम से, और अब ये जो है फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा के माध्यम से फिर ये कहाँ जाएगा, दोबारा हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास में ले जाएंगी, है ना, लंग्स के पास में ले जाएंगी। कौन ले जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरीज। अब लंग क्या करेगा, लंग उसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लोड कर देगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ एंटर होगा, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से कावा के माध्यम से रेस्ट ऑफ द बॉडी पे वो पंप कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, यही सिस्टम आपको जो है अच्छे से समझ लेना है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ से क्या, टिश्यूज़ के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि राइट एट्रियम से हार्ट में आता है, और फिर अब क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के माध्यम से कौन सी, पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा लंग्स के पास में, ठीक है, लंग्स के पास में। अब लंग्स के पास में से क्या होगा, लंग्स के पास में होगी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, पल्मोनरी वेन्स। ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन्स। तो ये कहाँ एंटर होंगी, लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और यहां से वीना कावा से होते हुए रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो है हमारा ब्लड पहुंच जाएगा। और हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, और उनमें क्या है, उनमें हमारी गए तो जाके माइटोकॉन्ड्रिया वाला दोबारा देखो पार्ट, जो कि क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन करेंगे, और उससे जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी में जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। यहाँ मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, माफ करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक और है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यूज़ के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, है ना, क्योंकि टिश्यूज़ में जो है वर्क होता है सेल का, तो ये उनका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। लंग्स के पास में क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, है ना, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होते हुए हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे वीना कावा के माध्यम से रेस्ट ऑफ द बॉडी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट एट्रियम से आ रहा है हार्ट में, है ना, और फिर राइट वेंट्रिकल से हमारे एओर्टा के थ्रू वापस जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी के मदद से हमारे पल्मोनरी ऑर्गन लंग के पास में, और दोबारा जो है ये सर्कुलेशन चलती रहती है। तो इसी को बुलाते हैं डबल सर्कुलेशन। अब आपको एक चीज़ ये जान लेनी है कि जो हमारी डबल सर्कुलेशन है ना, डबल सर्कुलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। अगर 2 बार वो ध्यादा आपको एनर्जी मिल सकती है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हार्ट, ध्यान रखना, ह्यूमन हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं बच्चों, 2 आर्टरीज का और 2 वेंट्रिकल्स का, एक लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का। तो हमारा ह्यूमन हार्ट 4 डबल सर्कुलेशन की ये जो प्रोसेस है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी को बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी देती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है,
सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान रख लेना। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो ब्लड है वो हमारी इन कैपिलरीज में जो है पैक रहता है, उसके बाहर वो फ्लो नहीं कर सकता है ना, क्लोज्ड सिस्टम है। दूसरी चीज़, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आर्टरीज होती है ये बहुत ही थिक होती है ना, इनका जो पैसेज होता है वो काफ़ी थिक होता है, और जो वेन्स होती हैं उनका थिन होता है। ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछती है कि बताइए आर्टरीज थिन होती है या थिक होती है, तो हमें क्या लिखना है, आर्टरीज जो है वो थिक होती है, दे आर मेड अप ऑफ थिक सब्सटेंस, और जो वेन्स है वो थिन से, इनकी वॉल्स जो होती है वो थिन होती है, ताकि ब्लड क्या कर सके, अच्छे से फ्लो कर सके। कुछ और चीज़ छूट रही है जी? एक चीज़ और छूट रही है, ब्लड प्रेशर, वो चीज़ आपको और भी अच्छे से ध्यान से सुन लेना है। ब्लड प्रेशर, मैं इसको ऊपर से ये चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि मैं उसको जो है और आगे मैं आपको लिख सकूँ, है ना। आप ये नोट कर लीजिएगा पोज करके। चलिए, तो यहाँ पे बात होगी ब्लड प्रेशर की, ठीक है, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर, तो बच्चों जो ब्लड प्रेशर है, दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमारा सर्कुलेशन था ये भी डबल सर्कुलेशन इसलिए है क्योंकि इसमें एक सर्कुलेशन होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन पहला, जो कि हमारे इस पल्मोनरी सिस्टम से जुड़ा है, और दूसरा होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको हम सिस्टमेटिक सिस्टम भी कह लेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या था, जो ब्लड था वो लंग से आ रहा था हार्ट में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी, इसमें हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी, और पल्मोनरी में लंग्स से हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्लड प्रेशर पर आते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो बच्चों जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है जब हमारा जो हार्ट होता है जब वो पंप करता है ना, और डायस्टोलिक प्रेशर जब होता है जब हार्ट हमारा रेस्ट के मोड पे होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक को हम लिखेंगे जब हार्ट पंप करता है, पंप्स, ठीक है, पंप्स। ये नॉर्मली जो है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में जो है हम इसको मेजर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो काफ़ी डेंस होता है ना, एज कम्पेयर टू वाटर। इसीलिए उसको वाटर में क्यों नहीं करते, मर्क्यूरी में क्यों करते, बिकॉज मर्क्यूरी इज डेंसर देन वाटर। और मैंने आपको बताया था कि ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए, पंप्स करता है, और ये प्रेशर होता है बच्चों 120 mmHg, ठीक है, 120 mmHg। mmHg क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार ये एग्जाम में आपको आउट हो जाएगा, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। डायस्टोलिक क्या है, जब हार्ट रेस्ट पे होता है, ये मोस्टली है 80 mmHg, तो टोटल आ गया 120 80 mm ऑफ Hg। ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बॉडी में। अगर इससे ऊपर हो रहा है तो उसमें कई स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2, उसमें 120 से जो है 130 तक होता है, 140 तक भी कई बार जा सकता है। तो टेंशन कम लो और इसको नोट करो, और जो है अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि एग्ज़ाम आपकी नज़दीक है। अब इसके अगले पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है, उसमें हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। आप ये नोट करिए पोस्ट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस पार्ट में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है
अब क्योंकि उनके पास में कोई ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे पास में हार्ट था, तो प्लांट के पास में ऑर्गन ना होते हुए इनके पास में है वेस्कुलर बंडल्स, या जिसे हम वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के पास में प्लांट्स के पास में दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज, है ना, दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। अब वो जो दो वेस्कुलर टिश्यूज है उसके नाम तो आपको मालूम ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। सबसे पहला नाम है वेस्कुलर टिश्यू टिश्यूज, है ना। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। क्या बात, जाइलम और फ्लोएम। बस यहीं पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है जाइलम में और फ्लोएम में, कि जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे प्लांट का, एक पेड़ का, ताकि आप समझ में आ जाए। ये है सॉइल, ठीक है, ये सॉइल है, और ये हमारे पेड़ की है जड़ें। ठीक है, ये जड़ें हैं इसकी, जिसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया प्यारा सा, बहुत बढ़िया। अब क्या है, हमारे पास में दो टिश्यूज हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। थोड़ी सी इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये हो गया रूट, और ये टॉप पार्ट हो गया इसका शूट सिस्टम, और ये इसका रूट सिस्टम, और ये हो गई सॉइल, मिट्टी के अंदर जड़ें। ठीक है, रूट। ये हो गया इसका स्टेम, ये इसकी ब्रांचेस। यहां पे हो गई हमारी लीव, हो गई हमारी एक लीव। सर एक ही लीव होगी क्या? तो बच्चों याद करो, लीव में क्या हो रहा था, लीव में हो रहा था फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट अपना फूड बना रहा था। ठीक है, प्लांट अपना फूड बना रहा था जिससे, और वो जो फूड था वो लीफ में बन रहा था। तो अब हमारे पास में इन दोनों टिश्यूज में से जो ये फ्लोएम है ना, ये फ्लोएम जो है, ध्यान रख लेना, फ्लोएम मटेरियल को फूड मटेरियल को जो है हमारे इस प्लांट के पूरे पार्ट में जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो फ्लोएम क्या करेगा, वो जो फूड मटेरियल है, अच्छा फूड मटेरियल क्या है, वो है सुक्रोज। ये है प्लांट का फूड, शुगर है ये सुक्रोज। अब क्या करेगा फ्लोएम इसको, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शनल होगी, फ्लोएम की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बाई डायरेक्शनल। क्यों बाई डायरेक्शनल होगी, क्योंकि ये प्लांट के सभी पार्ट में जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, तो जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे फ्लोएम आ गया, तो फ्लोएम के बारे में मैं लिखता हूँ सबसे पहले, फ्लोएम it transports food material food materials, है ना, from leaves to the whole part, to the all parts of plant।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इसकी डायरेक्शन होगी बाई डायरेक्शनल। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सारे पार्ट, ऊपर से भी नीचे और नीचे से भी ऊपर, है ना, सारे पार्ट में, इधर उधर भी। चलो, क्लियर, फ्लोएम क्लियर। दूसरा, अब जाइलम। जाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा? रूट में। ठीक है, जाइलम प्रेजेंट होगा रूट्स में। तो रूट्स की लोकेशन कहाँ पे होगी? डाउनवर्ड्स, है ना, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेटिंग, है ना। तो जाइलम कहाँ होगा? नीचे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, है ना, डाउनवर्ड्स टू। जाइलम रूट्स में प्रेजेंट होगी, ट्री के रूट में। और रूट क्या करेगा? मिट्टी में से वाटर एंड मिनरल्स, ध्यान रखना, वाटर के साथ साथ मिनरल भी, है ना, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जो है उसको, जैसे कि मिनरल्स की बात करें, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, वाटर जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, है ना। इसकी डायरेक्शन भी याद है, बहुत जरूरी है, मैं लिख देता हूँ। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, है ना, फ्रॉम roots to the other part of plant, parts of plants। डायरेक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डायरेक्शन होगी इसकी? इसकी होगी यूनि डायरेक्शनल, है ना, यूनि डायरेक्शनल, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड्स, अपवर्ड से, माफ कीजिएगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड, डाउन से अप, डाउन से अप, ठीक है, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम का क्या है? फ्लोएम का है बाई डायरेक्शनल, नीचे भी और बाकी पार्ट भी, बाकी पार्ट में भी। ठीक है, क्लियर हुआ? फ्लोएम और जाइलम क्लियर हो गया हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए। और ये जो है आपका पार्ट यहीं पे खत्म होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब आपका लास्ट पार्ट बचता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, तो जो है हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।